15 अगस्त आजादी का दिन। 77 साल से हम ये दिन मना रहे। आजादी किससे? अंग्रेजों की गुलामी से। इतना हम मानते और जानते हैं, लेकिन फिर गाहे बगाए कई सवाल हैं इस दिन को लेकर जो उठते रहते हैं। कोई कहता है आजादी 15 अगस्त को नहीं मिली क्योंकि 1950 तक हम ब्रिटेन के डोमिनियन थे। कोई कहता है आजादी मिली ही नहीं, लीज पे ली गई है। फिर ऐसी बातें भी हैं कि हमने अंग्रेजों को मारकर क्यों नहीं भगाया, क्यों उनसे मोल तोल करते रहे, क्यों आजादी के बाद भी लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बनाया गया, भारत को आजाद करने में जल्दबाजी क्यों की गई जबकि जून 1948 तक का वक्त था। और सबसे बड़ा सवाल कि इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट जिसके तहत ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, वो अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया तो क्या हमारी आजादी ब्रिटिश गवर्नमेंट की मोहताज है? क्या अंग्रेज किसी दिन कानून वापस लेकर कह सकते हैं आजादी कैंसिल? आइए इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। 15 अगस्त के मौके पर सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे भारत में सत्ता का हस्तांतरण। इंग्लिश में बोले तो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ कैसे। बात शुरू होती है सुदूर लंदन से। साल 1947, नए साल का दिन। एक काले रंग की ऑस्टिन प्रिंसेस कार लंदन की सड़कों पर दौड़ी चली जा रही थी। कार का ब्रेक लगा तो सामने दरवाजे पर लिखा था 10 डाउनिंग स्ट्रीट। यह ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का निवास था। कुछ साल पहले तक इस घर का मालिक एक ऐसा व्यक्ति था जिसने गांधी को अधरंगा फकीर और भारतीयों को खरगोश की तरह बच्चे पैदा करने वाले लोग कहा था। चर्चिल की चलती तो भारत कभी आजाद ना होता, लेकिन 1947 में वो सरकार में नहीं विपक्ष में थे। लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बन चुके थे और उनके सामने सबसे बड़ा सवाल था भारत की आजादी, या जिसे अपने शब्दों में वो ट्रांसफर ऑफ पावर कहते थे। उस रोज जो गाड़ी एटली के घर के आगे आकर रुकी, उसमें ब्रिटेन के राजा के चचेरे भाई और द्वितीय विश्व युद्ध में दक्षिण पूर्व एशिया में मित्र राष्ट्रों की ओर से सेना का सर्वोच्च पद संभालने वाले लुई माउंटबेटन सवार थे। एटली माउंटबेटन को भारत का नया वायसराय बनाकर भेजना चाहते थे ताकि ट्रांसफर ऑफ पावर के बीच इस पेचीदा सवाल को हल किया जा सके। उनके पहले के वायसराय आर्किबाल्ड वेवल ने पहले ये कहकर हाथ खड़े कर दिए थे कि यह काम लगभग असंभव है। माउंटबेटन इस मुसीबत को अपने गले में नहीं डालना चाहते थे, इसलिए वो अपने राजा और रिश्ते में भाई जॉर्ज से मिलने गई। यहां से भी माउंटबेटन को कोई खास राहत नहीं मिली। उल्टा राजा ने उनके सिर एक और बोझ डाल दिया। जॉर्ज ने माउंटबेटन से कहा, माउंटबेटन संयुक्त हो या बटा हुआ, कोशिश करना भारत कॉमनवेल्थ का हिस्सा रहे। यहां पहली बार भारत के कॉमनवेल्थ में बने रहने की चर्चा हुई। भारत में इस समय माहौल अलग था। कांग्रेस के तमाम नेता कॉमनवेल्थ में बने रहने की बात को सिरे से नकार रहे थे। हालांकि कॉमनवेल्थ अभी एक छोटा मुद्दा था। असली दिक्कत यह थी कि भारत का होगा क्या, कैसी शासन व्यवस्था होगी, क्या भारत का बंटवारा होगा, अगर हां तो किस तरह। ये तमाम सवाल माउंटबेटन के दिमाग में थे, लेकिन उन्हें मुद्दे की असली गंभीरता तब समझ आई जब वो भारत आकर पहली बार मोहम्मद अली जिन्ना से मिले। जिन्ना के तेवर कैसे थे? मोटी मोटी बताएं तो माउंटबेटन की भारतीय नेताओं से मुलाकात कुछ इस तरह रही। जिन्ना माउंटबेटन के किसी प्लान के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें बस एक चीज चाहिए थी, पाकिस्तान। इस मुलाकात के बाद माउंटबेटन को एहसास हो गया था कि 30 करोड़ हिंदुओं और 10 करोड़ मुसलमानों का साथ रहना अब मुश्किल है। इसके बावजूद माउंटबेटन ने एक आखिरी कोशिश की। स्थिति की था लेने के लिए माउंटबेटन ने पंजाब का दौरा किया। वहां हालात भयावह थे। लगभग हर दूसरे दिन दंगे की खबर आ रही थी। लोग मरने मारने पर उतारू थे। यही हाल बंगाल का था। हालांकि बंगाल के लिए माउंटबेटन के पास एक तुरुप का इक्का था। आधे बदन पर धोती पहनने वाले महात्मा आगे आकर बंगाल को जलने से बचाने वाले थे, जबकि 60,000 की फोर्स भी पंजाब को इस आग में झुलसने से नहीं बचा पाई थी। हालांकि ये सब आगे की बात है, लेकिन माउंटबेटन के पंजाब दौरे से आप ये समझ सकते हैं कि उन्होंने अगस्त 1947 में ही भारत को सत्ता देने का निर्णय क्यों लिया, जबकि उनके पास जून 1948 तक का वक्त था। माउंटबेटन ने अपने तमाम अफसरों को बुलाकर पूछा, क्या गृह युद्ध की स्थिति में हम कुछ कर सकते हैं? हर तरफ से एक ही जवाब आया, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। माउंटबेटन ने तय किया कि उन्हें कोई ना कोई फैसला लेना होगा, वो भी जल्द से जल्द। नई योजना बनाने के लिए माउंटबेटन ने शिमला का रुख किया। अब शिमला में क्या हुआ आपको बताते हैं। मई 1947 का महीना। दिल्ली की गर्मी और राजनीतिक परेशानियों से कुछ राहत पाने के लिए माउंटबेटन दंपति शिमला पहुंचे। यहां ट्रांसफर ऑफ पावर का एक नया मसौदा तय हुआ। इस मसौदे की एक लाइन कहती थी कि भारत के किसी प्रांत में अगर हिंदू मुस्लिम मिलकर तय करें तो वे अपना अलग देश बना सकते हैं। माउंटबेटन ने यह चीज बंगाल को सोचकर ऐड की थी, क्योंकि बंगाल का बंटवारा सबसे पेचीदा मसला था। नए मसौदे के तहत अगर बंगाल के लोग मिलकर तय करते तो बंगाल एक नया देश बन सकता था, जिसकी राजधानी कोलकाता होती। यह सलाह माउंटबेटन को और किसी ने नहीं,
हुसैन सोहरावर्दी ने दी थी। वही सोहरावर्दी जिसने 1946 में जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन के कॉल पर कलकत्ता में खूनी खेल खेला था और जिसे बंगाल के कसाई की उपाधि मिली थी। बहरहाल नया प्लान बनाने के बाद माउंटबेटन दिल्ली जाकर उसे भारतीय नेताओं के आगे पेश करना चाहते थे, जिसकी मंजूरी लंदन से पहले ही मिल चुकी थी। लेकिन माउंटबेटन को न जाने क्या सूझी, उन्होंने यह प्लान शिमला में उनसे मिलने पधारे नेहरू जी को दिखा दिया। नेहरू जी ने पूरी रात इस दस्तावेज का अध्ययन किया और उसे पूरा पढ़ने के बाद बिस्तार में लगभग फेंकते हुए बोले, सब बर्बाद हो गया। नेहरू जी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने सीधे जाकर माउंटबेटन से कह दिया कि कांग्रेस इस पर कभी राजी नहीं होगी, क्योंकि नेहरू के अनुसार इस प्लान से देश 2 नहीं कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता। नेहरू की बात सुन माउंटबेटन को भी इस हकीकत का एहसास हुआ। उन्होंने इस प्लान को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। लेकिन सवाल था कि अब आगे क्या होगा। माउंटबेटन की 6 हफ्ते की मेहनत बेकार चली गई थी और उनके पास ट्रांसफर ऑफ पावर की कोई योजना नहीं थी। यहां से इस केस में एक नए नाम की एंट्री होती है, वीपी मेनन की। मेनन ने माउंटबेटन को एक नया रास्ता सुझाया, डोमिनियन स्टेट्स का। भारत और पाकिस्तान दोनों को डोमिनियन स्टेट दे दिया जाए और रियासतों के पास हक हो कि वो दोनों में से एक को चुन लें। माउंटबेटन को डोमिनियन स्टेट्स की बात अच्छी लगी। 2 जून को दिल्ली में उन्होंने ये प्लान बनाया, जिसे माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है। भारतीय नेताओं के आगे रखा। कांग्रेस, मुस्लिम लीग और सिख नेता तीनों इस पर सहमत हो गए और मसौदा पास होने के लिए ब्रिटिश संसद में पेश करने के लिए भेज दिया गया। अब यहां पर सवाल ये कि जो कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग से एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं थी, वो डोमिनियन स्टेट्स के लिए तैयार क्यों हो गई? इसके लिए आपको ट्रांसफर ऑफ पावर की दिक्कतें समझनी होगी। सत्ता तानाशाहों के पास भी होती है, जैसे नॉर्थ कोरिया, और क्रिमिनल गैंग्स के पास भी, जैसे हेती और दक्षिण अमेरिका के कई और देश। सत्ता ट्रांसफर से उद्देश्य ये था कि भारत में एक स्टेबल लोकतांत्रिक व्यवस्था हो जो सत्ता संभाले। 1947 में हमारे पास अंग्रेजों का सिस्टम था, जिसमें सबको वोट डालने का हक जैसी चीजें नहीं थी। ये चीजें संविधान से आ सकती थी और संविधान बनने में वक्त लगना था। देश में लगातार गृह युद्ध के हालात बन रहे थे। एक बार गृह युद्ध छिड़ जाता, फिर कोई नहीं कह सकता था कि सत्ता किसके हाथ में जाती। संभव था कि इस गृह युद्ध में से एक तानाशाही सत्ता निकलती या टूटे फूटे अलग अलग देशों का एक समूह, और ज्यादा इंतजार एक पासे की चाल जैसा था, जिसका क्या अंजाम होगा कोई नहीं जानता था। इस दिक्कत का एक हल था कि जल्द से जल्द एक काम चलाऊ तरीके से सत्ता संविधान सभा को सौंप दी जाए। आगे संविधान बनने का काम जारी रहे और इस दौरान एक वैकल्पिक व्यवस्था चलती रहे। इसी वैकल्पिक व्यवस्था का नाम था डोमिनियन स्टेट्स। संविधान बनने तक भारत को ब्रिटिश सिविल सेवकों और सेना का कार्यभार संभाल रहे मिलिट्री अफसरों की जरूरत थी। डोमिनियन स्टेट से भारत इनकी सेवाएं ले सकता था। ये उसी तरह था जैसे आप देश में डैम बनाने के लिए विदेशी इंजीनियर्स की सेवाएं लें। 1947 के बाद सेना, एयरफोर्स और नेवी में कई ब्रिटिश सैन्य अध्यक्ष और अफसर रहे। इन्होंने ब्रिटिश सैन्य अफसरों ने भारत के हित के लिए लड़ाई लड़ी, ब्रिटेन के हित के लिए नहीं। डोमिनियन स्टेट्स वाले माउंटबेटन प्लान के तहत इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट बना, जो 15 जुलाई को ब्रिटिश संसद में पारित हुआ और 18 जुलाई को इस एक्ट पर शाही मोहर भी लग गई। 15 अगस्त 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लागू हुआ, जिसके तहत संविधान सभा आजाद भारत की पहली विधायिका बनी और नेहरू अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने। चूंकि भारत डोमिनियन स्टेट्स के तहत था, इसलिए वायसराय का पद भंग कर दिया गया। अब सवाल ये कि माउंटबेटन को गवर्नर जनरल का पद क्यों दिया, जबकि 15 अगस्त को हम आजाद हो गए? तो बात यहां भी घूम फिरकर डोमिनियन स्टेट्स पर आ जाती है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत ट्रांसफर ऑफ पावर जल्दी हो गया और डोमिनियन स्टेट्स कायम रहा। डोमिनियन स्टेट्स के तहत ब्रिटेन के राजा का एक प्रतिनिधि यानी गवर्नर जनरल वही जिम्मेदारी संभालने वाला था जो बाद में भारत के राष्ट्रपति ने संभाला। यह पद माउंटबेटन को क्यों मिला? इसका एक बड़ा कारण यह है कि नेहरू चाहते थे कि रियासतों के विलय में माउंटबेटन मदद करे। पटेल का भी यही मानना था। भारत का संविधान लागू होते ही इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट रद्द हो गया और इसी के साथ डोमिनियन स्टेट्स की इतनी कहानी आपने सुन ली। अब आखिरी सवाल, अगर भारत को आजादी इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत मिली तो क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट इस एक्ट को वापस ले सकती है? क्या इसका मतलब यह कि भारत की आजादी हमेशा ब्रिटिश गवर्नमेंट के रहमो करम पर निर्भर रहेगी? सवाल यह भी है कि क्या भारतीय संविधान ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पास किए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को रद्द कर सकता है? इन बातों के यूं तो कोई व्यवहारिक मतलब नहीं है। 2023 की बात करें तो ऋषि सुनक अपने ससुराल में आकर यह तो नहीं कहेंगे कि भारत फिर ब्रिटेन का गुलाम हो गया है, लेकिन फिर भी तसल्ली के लिए इस टेक्निकल डिटेल को भी समझ लेते हैं।
संविधान और कानून की भाषा में एक शब्द है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्थनी, जिसका मतलब होता है मूल जमीन से उपजा संवैधानिक मूल्य। यानी संविधान का नेचर ऐसा हो कि उसे ताकत और शक्ति उसके मूल देश से मिली हो, ना कि किसी बाहरी शक्ति द्वारा। इस ऑटोक्थनी को हासिल करने के लिए भारतीय संविधान बनाते हुए एक नियम का उल्लंघन किया गया। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के सेक्शन 8 के तहत संविधान बनाने के बाद इसे गवर्नर जनरल की सहमति की जरूरी थी, लेकिन संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। संविधान के आर्टिकल 395 के तहत इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को अमान्य करार दे दिया गया, जबकि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की माने तो संविधान सभा को इसका अधिकार नहीं था। इसके बावजूद यह उल्लंघन किया गया ताकि संविधान का इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट से कोई रिश्ता न रहे और भारतीय आजादी के तार ब्रिटिश संसद से पूरी तरह टूट जाए। यह आखिरी विद्रोह था कि आपके कानून का हमारे लिए अब कोई महत्व नहीं है। इस तरह हमारे संविधान को कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्थनी हासिल हुई। अब ब्रिटिश संसद चाहे तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को रिपील करे, जला दे, जो चाहे करे, भारत पर इसका कोई असर नहीं होगा। यह बात संविधान बनाते हुए ही साफ कर दी गई थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए।